Hello guys, welcome back once again in the video series of class 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इमेज लिंक एंड टेबल्स। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एचटीएमएल के बारे में डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, सो आज हम उसी सीरीज को या उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। वो अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको हम लोग अब चैप्टर 4 में यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के जो भी नोट्स हैं वो आपको नीचे ऐप में यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐप आप डाउनलोड करके वहां पे सारे जो है इसके नोट्स गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चैप्टर का नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इमेज लिंक एंड टेबल्स। और क्या क्या इस चैप्टर का कंटेंट है हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। इमेज इंसर्ट करना कि एचटीएमएल पे हम लोग इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं एसआरसी, विड्थ, हाइट एंड ऑल एट्रीब्यूट्स क्या क्या वर्क करते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग HTML में ऑडियो और वीडियो कैसे एम्बेड किया जाता है या कैसे हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं ऑडियो और वीडियो। फिर इसके बाद हम लोग लिंक देखेंगे कि लिंक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं जिनको हम लोग हाइपर लिंक्स बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, टारगेट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये सारे। फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे इस चैप्टर में कि टेबल कैसे क्रिएट करी जाती है और उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो इतना सब कंटेंट करने के बाद जो आपका HTML वाला पार्ट है वो आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा और अगले वाले वीडियो में मैं फॉर्म एलिमेंट्स यानी HTML फॉर्म कैसे बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास इतना कंटेंट है आज के लिए, इस वीडियो के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इमेज टैग एंड हाउ इट्स वर्क एंड व्हाट इज द एट्रीब्यूट्स, यानी इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कैसे काम करता है और इमेज टैग होता क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है IMG टैग, इस तरीके से लिखा जाता है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा इस सारी चीजें। तो IMG टैग से हम लोग इमेज इंसर्ट कर सकते हैं अपने HTML पेज पे। इतना ध्यान रखिए कि IMG टैग से हम लोग अपने HTML पेज पे इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स कैसे है, ये कैसे काम करता है, आपको IMG टैग बनाना है यहाँ पे। फिर SRC में आपको अपनी इमेज का नाम लिखना है। यहाँ पे आप लोग रिलेटिव या एब्सोल्यूट किसी भी तरह का पाथ दे सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑल्ट एट्रीब्यूट भी यहाँ पे यूज करके दिखाया है, अलाइन एट्रीब्यूट भी यूज करके दिखाया है और विड्थ एट्रीब्यूट भी यूज करके दिखाया है, बॉर्डर एट्रीब्यूट भी यहाँ पे यूज करके दिखाया है। सारे एट्रीब्यूट्स मैंने आपको यहाँ पे यूज करके दिखाए हैं और यहाँ पे उनकी मीनिंग भी लिखे हैं। ठीक है, तो मीनिंग यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले यही सारी चीजें मैं आपको एक एक प्रैक्टिकली रन करके दिखा देता हूं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मीनिंग पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या इसका मीनिंग है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नोटपैड पे, HTML एडिटर पे। तो ये देखिए, ये आपका बेसिक HTML स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है। इसमें कोई भी चीज मैंने अभी ऐड नहीं करी है, सिंपल एक बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का। इसमें हम लोग एक इमेज ऐड करके दिखाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक H1 में लिख देता हूं कि HTML इमेज। ठीक है, HTML इमेज और इसके बाद में यहाँ पे आपको इमेज कॉल करके दिखाऊंगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक इमेज टैग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं IMG। ठीक है, तो IMG हमारा एक एम्प्टी टैग होता है। हम लोग IMG टैग के अंदर कुछ लिख नहीं पाते हैं, कुछ उसमें कंटेंट नहीं करना होता है। हमें IMG टैग पे कुछ एट्रीब्यूट्स लगाने होते हैं, जैसे ये IMG, बस इतना ही टैग है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब इस पे अगर आपको इमेज कॉल करानी है, इतना आप देखो तो आपको कुछ यहाँ पे इफेक्ट नहीं मिलेगा। आपको अगर इसमें इमेज कॉल करानी है तो पहला एट्रीब्यूट है SRC। यहां पे आप देखिए नोट्स में, तो फर्स्ट एट्रीब्यूट था हमारा SRC। दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू गिव पाथ ऑफ द इमेज। एब्सोल्यूट और रिलेटिव कुछ भी हम लोग यहां पे दे सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास मेरी इमेज क्या है, मेरे पास यहां पे लोगो है मेरी ऐप का, ये आप देख सकते हैं। इसी को मैं अपने पेज पे अपलोड करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इंसर्ट करके आपको दिखाऊंगा। यहां पे आए और इसका नाम है लोगो, इस इमेज का नाम है लोगो। ठीक है, और दोनों एक ही जगह पे, यहाँ पे मेरा नोटपैड फाइल भी यहीं पे है, वर्ड जो HTML डॉक्यूमेंट है वो भी यहीं पे है और लोगो भी यहीं पे है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल सा एक रिलेटिव पाथ बना के आपको दिखाता हूँ। सिंपल आप इमेज का नाम लिख दीजिए लोगो और .jpg। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर दीजिए। चलिए अब इसको हम लोग रन कर देखते हैं कि भाई क्या आउटपुट मिलता है। इसको मैंने सेव किया और ब्राउजर फाइल को यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया। तो ये यहाँ पे देखिए आप, ये आपको यहाँ पे जो मेरी इमेज है
मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली कॉल करा दी। चलिए अब देखते हैं दूसरा एट्रीब्यूट क्या कहता है। दूसरा एट्रीब्यूट्स में मेरे साथ दो एट्रीब्यूट लिख दिए हैं, हाइट एंड विड्थ। आप इसकी हाइट और विड्थ मैच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा ये इमेज काफी बड़ी है, इस पूरे आपकी स्क्रीन से भी आउट यहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग अब कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे गए और इसमें एक एट्रीब्यूट और लगाया एक गैप के बाद, विड्थ, ठीक है। विड्थ इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे दे दिया 200। बाय डिफॉल्ट ये पिक्सल में चलता है, अगर आप यहाँ पिक्सल लिख देते हैं या नहीं लिखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेव किया, फिर इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए, तो यहां पे जब मैंने विड्थ कम किया तो उसी एस्पेक्ट रेशियो में इसने अपनी हाइट भी कम कर लिया, ठीक है। और अगर आप हाइट और विड्थ एक साथ लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, बट अगर एस्पेक्ट रेशियो सही नहीं हुआ तो आपकी इमेज स्ट्रेच हो जाएगी। जैसे यहां पे आते हैं, मैंने हाइट भी लगा दी, लाइक h हाइट इज इक्वल्स टू, मैंने मान लीजिए इसको 400 हाइट कर दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो जाएगा और आपके पेज को उसी डायमेंशन में आना पड़ेगा, मींस आपकी इमेज को उसी डायमेंशन में आना पड़ेगा। तो इसकी वजह से आपकी इमेज यहाँ पे स्ट्रेच हो सकती है। ये देखिए, तो आपकी इमेज यहाँ पे स्ट्रेच हो गई। तो रिकमेंडेड यही है कि आप कोई में दोनों में से कोई एक ही चीज यूज कर लीजिए और ऑटोमेटिक उसकी हाइट और विड्थ मेंटेन हो जाएगी एस्पेक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग। अदरवाइज जो इमेज है उसको स्ट्रेच होने का यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। तो आई होप ये हाइट और विड्थ दोनों आपको कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है अपना ऑल्ट एट्रीब्यूट। ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है, दिस एट्रीब्यूट यूज टू प्रोवाइड अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। यानी अगर आपकी इमेज किसी भी रीजन से अगर शो नहीं हो रही है तो उसकी जगह कुछ टेक्स्ट शो होता है, ठीक है। किस तरीके से यहां पे देखते हैं हम लोग, लाइक इस पे आए, मैंने एक ऑल्ट लगा दिया, ऑल्ट हो गया आपका अल्टरनेट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, मैंने यहां पे कुछ दे दिया मैसेज कि लाइक दिस इज इमेज, मैंने लिख दिया दिस इज एन इमेज, ठीक है। मैंने ये एक टेक्स्ट लिख दिया। अब देखते हैं इसका क्या इफेक्ट आता है। यहां पे गए, रिफ्रेश किया तो कोई इफेक्ट इस पे यहां पे नहीं दिखाई दिया। जैसा मैंने आपसे कहा है कि अगर किसी भी केस में आपकी इमेज ओपन नहीं होती है तो उस केस में वो टेक्स्ट आपको यहां दिखाई देगा जो कि ऑल्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए यहां पे मैं इमेज का नेम गलत कर देता हूं और ताकि हमारी इमेज लोड ना हो, ठीक है। ये मैं लोगों की स्पेलिंग से ओ हटा दिया। अब आप यहाँ पे इमेज की जो पाथ है वो गलत हो गया, आपकी इमेज यहाँ पे लोड नहीं होगी। और अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो देखिए अब आपका यहाँ पे इमेज शो नहीं हो रहा, लेकिन जो मैंने टेक्स्ट लिखे थे ऑल्ट में वो आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि आपकी इमेज का टाइटल क्या है, या आपकी ये जो इमेज जो शो नहीं हो रही है वो किस चीज की थी। तो वो जो भी चीज है वो आप यहाँ पे एज अ टेक्स्ट लिख सकते हैं। एटलीस्ट कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाए इमेज के बारे में। अगर इमेज मेरी लोड नहीं हो पा रही है, कोई भी रीजन हो सकता है, लाइक आपका नेट स्लो है या गलती से नेम गलत हो गया, तो किसी भी रीजन से अगर आपकी इमेज शो नहीं हो रही है तो उस जगह आपका अल्टरनेट टेक्स्ट यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑल्ट एट्रीब्यूट। अब इसके बाद देखते हैं अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम लोग अपनी इमेज को अलाइन करने के लिए। दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू अलाइन द इमेज इन वेबसाइट टॉप, मिडिल, बॉटम, लेफ्ट, राइट और सेंटर, ठीक है। चलिए यूज कर देखते हैं इसको हम लोग। यहां पे आते हैं और ये मेरी इमेज है और इसी में मैं एट्रीब्यूट लगाता हूं। यहीं पे मैं लगा दिया अलाइन इज इक्वल्स टू, अलाइन इज इक्वल्स टू लेफ्ट। अगर मैं करूंगा तो बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट ही रहता है, ठीक है। मैं यहां पे गया, इसको मैंने रिफ्रेश किया और इमेज का जो पाथ है उसको मैं सही कर देता हूं। स्पेलिंग जो लोगों की गलत थी, हाँ अब ठीक है। और यहां पे इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट तो ये लेफ्ट साइड ही है, लेकिन अगर मुझे इसको राइट साइड में अलाइन करना है तो मैं यहां पे जाऊंगा, अलाइन को राइट कर दूंगा, राइट, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहां पे इसको राइट साइड पे अलाइन कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे ही आप लोग यहां पे अगर इमेज को आपको सेंटर लाइन करना हो तो देखते हैं क्या यहां पे सेंटर लाइन इस तरीके से काम करेगा। मैं यहां पे गया, मैं लिखा सेंटर, सेंटर। तो सेंटर अगर मैंने यहां पे किया है तो देखते हैं ये क्या सेंटर लाइन होता है। तो ये देखिए सेंटर लाइन नहीं हुआ है। तो किसी भी इमेज को ध्यान रखना, किसी भी इमेज को अगर आपको सेंटर अलाइन करना है तो उसका तरीका है सेंटर टैग। आपको वहां पे सेंटर अलाइनमेंट सेंटर यूज नहीं करना। आपको इमेज को अगर सेंटर अलाइन करना है तो एक सेंटर टैग मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपको,
वो आप यहां पे यूज कर सकते हैं। सेंटर टैग आपने स्टार्ट किया और यहां पे आपने सेंटर टैग क्लोज कर दिया, ठीक है ना। अब देखते हैं कोई इफेक्ट हमारा यहां पड़ा, यहां पे गए और रिफ्रेश, तो ये देखिए, तो ये आपको इमेज को अगर सेंटर अलाइन करना है तो एक अलग से सेंटर टैग आपको यूज करना पड़ेगा। अलाइन एट्रीब्यूट में आप सेंटर टैग वैल्यू लगाएंगे तो वहां पे इमेज आपकी सेंटर नहीं होगी, ठीक है। तो लेफ्ट राइट कोई भी अलाइनमेंट आप इसमें यहां पे दे सकते हो। आई होप अब आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा एट्रीब्यूट है। और नेक्स्ट है हमारे पास बॉर्डर एट्रीब्यूट। तो बॉर्डर एट्रीब्यूट क्या करता है, दिस एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज टैग स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ बॉर्डर अराउंड एन इमेज, ठीक है। जो इमेज है उसके आसपास एक बॉर्डर दे देता है। तो बाय डिफॉल्ट इमेज हैज नो बॉर्डर, अगर मैंने कोई बॉर्डर लगाया नहीं है, एट्रीब्यूट को लगाया नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे कोई भी बॉर्डर आपको शो नहीं कर रहा है। अभी आप यहां पे देखिए आपको कोई भी बॉर्डर शो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मुझे इसमें बॉर्डर लगाना है तो मैं एक एट्रीब्यूट यहां पे सेट कर सकता हूं बॉर्डर, ठीक है। और यहां पे गए मैंने यहां पे एक एट्रीब्यूट लगाया बॉर्डर इज इक्वल्स टू मैंने 5 दे दिया, ठीक है 5। तो ब्लैक कलर का ही बॉर्डर आपको मिलेगा। जो बॉर्डर इक्वल्स टू 5 में यहां पे लिख रहा हूं, उसका मतलब यह है कि आपकी बॉर्डर की थिकनेस कितनी होने वाली, ठीक है। तो अब यहां पे देखते हैं आउटपुट क्या आता है। यहां पे गए और मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखिए इस तरीके से एक ब्लैक कलर का आपको एक बॉर्डर मिल गया है अराउंड योर इमेज, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम लोग इमेज कॉल कर सकते हैं और उस पे जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे हम लोग यहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए ये आई थिंक पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हाट इज लिंकिंग और हाइपरलिंक। लिंकिंग क्या होती है, लिंकिंग को ही हम लोग हाइपरलिंक बोलते हैं कि भाई अगर किसने बोला कि लिंकिंग बनाई तो हम लोग हाइपरलिंक ही उसको समझेंगे, ठीक है। एंड हाउ ए टैग वर्क, लिंकिंग का जो टैग होता है उसे हम लोग बोलते हैं ए टैग यानी एंकर टैग। और डिस्कस इट्स एट्रीब्यूट एंड टाइप ऑफ लिंकिंग, हमें इसके एट्रीब्यूट्स डिस्कस करने हैं और उसके जो लिंकिंग के टाइप्स होते हैं वो भी यहां पे हम लोगों को डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा कंटेंट एक ही मैंने क्वेश्चन में कंटेन कर दिया है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो लिंकिंग से रिलेटेड सारी चीजें आपको यहां पर समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या है, इट इज अ लिंक बिटवीन वेब पेजेस। एक दो या उससे भी ज्यादा वेब पेजेस में जब हमको नेविगेट करना होता है तब हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इट इज अ लिंक बिटवीन वेब पेजेस व्हेन अ यूजर क्लिक अ हाइपरलिंक ऑन अ वेब पेज। जब आपका यूजर, जब हम लोग किसी वेब पेज के हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ही और शी इज रीडायरेक्ट ईदर टू सम अदर सेक्शन ऑफ सेम वेब पेज एंड अनदर वेब पेज, ठीक है। यानी होता क्या है, हम लोग अगर जैसे मान लीजिए आप कोई वेबसाइट देखते हैं, अब उस वेबसाइट पे कहीं आपको क्लिक करना होता है, आप लोग क्लिक करते हैं तो या तो आपका पेज स्क्रॉल डाउन हो जाता है या तो आप किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी भी वेबसाइट को देख सकते हो, लाइक यूट्यूब पे ही है, अगर आप किसी थंबनेल में कोई आपको यहाँ पे मान लो कोई थंबनेल दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करते हो तो इस पेज का इस थंबनेल से रिलेटेड एक सेपरेट पेज ओपन हो जाता है जिसमें जो भी थंबनेल दिखाया उससे रिलेटेड वहां पे वीडियो प्ले हो रहा होता है, ठीक है। तो ये मीनिंग होता है हाइपरलिंक का, जिसमें एक बटन टाइप का होता है या एक टेक्स्ट होते हैं जिसपे हम लोग क्लिक करते हैं और किसी दूसरे वेब पेज पे या उसी पेज के किसी दूसरे सेक्शन पे अप या डाउन हम लोग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक हम लोग बनाते कैसे हैं, तो हाइपरलिंक के लिए हमारा टैग है ए टैग। ए टैग को बोलते हैं हम लोग एंकर टैग। ए टैग क्या बोलते हैं, एंकर टैग, ठीक है। अब मैं आपको इसमें यहाँ पे यूज करके दिखाऊंगा और ये सारे जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो भी हम लोग एक एक इसके साथ पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। चलिए आते हैं नोटपैड पे और देखते हैं एक एंकर टैग हम लोग कैसे सेट करते हैं। यहां पे है, ये मेरी यहां पे इमेज लगी हुई है, इसको मैं नॉर्मल कर देता हूं और ऊपर आते हैं यहां पे, ठीक है। यहां पे मैं एक एंकर टैग लगाता हूं, सिर्फ ए लिखना है, ए एंकर टैग। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जो मैंने इमेज टैग बताया था वो था एम्प्टी टैग, क्योंकि इमेज टैग के अंदर हम लोग कुछ नहीं लिख सकते हैं, जो भी लगाना होता है एट्रीब्यूट्स लगाना होता है। लेकिन जो ए टैग है, एंकर टैग है, वो एक कंटेनर टैग है। तो मैंने ए टैग स्टार्ट किया है और ए टैग तुरंत क्लोज भी कर दिया है। तो इतना करने से अभी आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। ये टैग किसके ऊपर लिखना है, जिस चीज को आपको क्लिक कराना है उसके ऊपर ये टैग लगाना है। जैसे मैंने यहां पे एक
लिखा कुछ, मैं लिखा क्लिक हेयर। क्या लिखा? क्लिक हेयर। लिखा क्लिक हेयर, तो मुझे इस पे क्लिक कराना है। ठीक है, तो फिलहाल आपका आउटपुट कैसा दिख रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। यहां पे आए लाइक दिस, आपको सिंपल इस तरह का आउटपुट दिख रहा है, क्लिक हेयर। इसको थोड़ा सा मैं BR लगा देता हूं यहां पे ताकि वो इमेज नीचे हो जाए। लगा देता हूं मैं BR यहां पे, BR। ठीक है, चलिए आपकी इमेज यहां पे नीचे हो गई और ये ऊपर आपको क्लिक हेयर इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अब मैं इस पे एंकर टैग लगाता हूं। यहां पे गए और यहां पे मुझे लगाना है एंकर टैग। मैंने यहां ए लिखा, ये एंकर टैग स्टार्ट हो गया और ये एंकर टैग क्लोज हो गया। ठीक है, ध्यान देना, एंकर टैग उस चीज के ऊपर लगेगा जिस पे क्लिक कराना है। ठीक है, मुझे क्लिक कराना है क्लिक हेयर पे और कहां पहुंचाना है मैं अब बताऊंगा। तो अब इसके एट्रीब्यूट्स देखते हैं। ये सिंपल एक एंकर टैग लग गया, लेकिन अभी कोई इफेक्ट हमारा नहीं आ रहा है। हम यहां पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो अभी इस पे क्लिक करके हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, चलिए अब एट्रीब्यूट्स देखते हैं एक एक करके। तो पहला एट्रीब्यूट है href। href क्या करता है? द href एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द URL ऑफ डेस्टिनेशन वेब पेज, यानी जहां पे मुझे जाना है, मुझे क्लिक करके जिस पेज पे पहुंचना है, जो मैं पेज ओपन करना चाहता हूं, उस पेज का URL मैं यहां पे दे सकता हूं। ठीक है, तो अब जैसे मेरे पास डेस्कटॉप पे एक दूसरा पेज भी है जिसका नाम है इंडेक्स। तो इंडेक्स के अंदर एक फॉर्म टाइप का बना हुआ है, मैं इस पेज को ओपन करना चाहता हूं इस पे क्लिक करा करके। यहां पे जो मैंने अभी आपको दिखाया था वेब पेज, इस पे क्लिक करा करके मैं फॉर्म वाला पेज ओपन करना चाहता हूं। तो मैं ऐसे कोड पे आ गया, मैंने यहां लिखा, उस पेज का नाम था इंडेक्स, तो मैंने लिखा href इज इक्वल्स टू, उसका नाम दे दिया मैंने इंडेक्स। ठीक है, .html। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब चेक करते हैं, रिफ्रेश किया तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। यहां पे आपका ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब मैं इस पे क्लिक करता हूं। मैंने क्लिक किया, ये देखिए क्लिक करते ही तुरंत ये किस में आ गया? मैं फॉर्म वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो गया, यानी मेरा वो वाला पेज ओपन हो गया जिसको मैंने कॉल करना था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहां पे एंकर टैग यूज करते हैं और किसी भी पेज को लिंक कराते हैं। तो ये आपकी बेसिक हाइपरलिंक आपकी यहां पे बन गई है, सिर्फ इतना ही करना है अभी। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसमें और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। दूसरे एट्रीब्यूट्स है टाइटल। टाइटल क्या करता है देखते हैं। दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई टाइटल टू द डेस्टिनेशन वेब पेज, यानी जिस पेज पे मुझे जाना है उस पेज की हल्की सी इंफॉर्मेशन या टाइटल उस पेज का मैं अपने हाइपरलिंक पे दे सकता हूं। द टेक्स्ट अपीयर्स व्हेन यूजर माउस ओवर ऑन द लिंक। ये टेक्स्ट, यहां पे एक टेक्स्ट भी अपीयर हो जाता है। ये टेक्स्ट दिखाई कब देगा? जब मेरा माउस उस लिंक पे माउस ओवर होगा, यानी मेरा माउस उस लिंक के ऊपर होगा। ठीक है, तब आपको ये टेक्स्ट दिखाई देगा। और ध्यान देना एक चीज और, इस फीचर को हम लोग टूल टिप भी बोलते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं टूल टिप, बाकी मैं आपको नोट्स में इसको ऐड भी कर दूंगा, टूल टिप। ठीक है, तो इस फीचर को हम लोग टूल टिप फीचर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहां पे यूज कर दिखाता हूं। यहां पे गए और यहां पे सिंपल सा लगाया मैंने टाइटल इज इक्वल्स टू, और मैंने यहां पे लिख दिया जहां पे मुझे रीडायरेक्ट करना है, वो फॉर्म का पेज था, तो मैं इस पे लिख दिया गो टू फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखते हैं आउटपुट। तो यहां पे अब आप आउटपुट देख सकते हो, नॉर्मल सा आपका क्लिक हेयर आपको दिख रहा है, लेकिन जब मैं इसके ऊपर माउस ओवर करूंगा, ये देखिए जब मैंने पे माउस ओवर किया तो यहां पे आपको गो टू फॉर्म एक छोटे से टेक्स्ट के फॉर्मेट में आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। मैं इसको थोड़ा और अगर बड़ा करूं तो शायद आपको बड़ा भी दिखाई दे। ये देखिए, ये दिख उतना ही बड़ा रहा है, गो टू फॉर्म। यहां पे आपको एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यूज कर लिया टाइटल एट्रीब्यूट। अब देखते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा नेम एट्रीब्यूट। ध्यान दीजिएगा, नेम एट्रीब्यूट क्या करता है। This attribute is used to create internal linking in HTML document। जब भी आपको इंटरनल लिंकिंग क्रिएट करनी होती है तो हम लोग इस नेम को एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। एक काम करते हैं, मैं आपको इस एट्रीब्यूट को पढ़ाने से पहले
मैं आपको पहले टारगेट के बारे में बताता हूं, फिर इस पे आएंगे कि भाई ये नेम एट्रीब्यूट कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए, तो टारगेट एट्रीब्यूट क्या करता है पहले ये देख लेते हैं। द टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज वेयर टू ओपन द लिंक्ड डॉक्यूमेंट। जो भी मेरा लिंक डॉक्यूमेंट है जिसको मैंने लिंक कराया अपने पेज में, वो कहां पे और कैसे यूज होगा। ठीक है, अभी हम लोग जब देखेंगे इसका एग्जांपल तब आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे इसकी दो वैल्यूज होते हैं, टारगेट एट्रीब्यूट नेम होता है, उस एट्रीब्यूट की वैल्यूज क्या क्या होती हैं, टारगेट इक्वल टू सेल्फ और टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। टारगेट इक्वल टू सेल्फ और टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। अब इनका यूज कैसे होता है ये हम लोग देखते हैं। लाइक यहां पे गए और मैंने जो हाइपरलिंक बनाया है अभी जैसे कैसे काम कर रहा है ये, मैं यहां पे गया, क्लिक किया, तो मैंने जस्ट पे क्लिक किया तो आपका जो दूसरा वेब पेज है वो इसी जगह पे ओपन हो गया, उसके जगह पे। ठीक है, वापस आते हैं, यहां पे आते हैं। अब इसकी वैल्यूज कौन कौन सी मैं आपको यूज कर दिखाता हूं। टारगेट यहां पे लिखा मैंने, टारगेट इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहां पे लिखूंगा अंडरस्कोर सेल्फ तो क्या इफेक्ट आएगा। सेल्फ एक्चुअली डिफॉल्ट है। ठीक है, जैसा आपका अभी ओपन हो रहा था वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। देखते हैं, सेव एंड यहां पे गए, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए इसमें बिहेवियर में कोई भी चेंजेस नहीं आए, जैसा चल रहा था वो वैसे ही चल रहा है। तो चेंजेस कैसे आएंगे, दूसरी वैल्यू है यहां पे, दूसरी वैल्यू है टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक। ब्लैंक से क्या होता है, यहां पे जाते हैं हम लोग और अब इसकी वैल्यू बदल देते हैं, टारगेट ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, तो टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक से कुछ चेंजेस हमारे आपके सामने आएंगे। तो अगर आपको दूसरा पेज दूसरे टैब में यहां पे ओपन करना है, आप ये चाहते हैं कि ये वाला पेज क्लोज भी ना हो और दूसरा पेज ओपन भी हो जाए, तो आप यहां पे यूज करेंगे टारगेट इज इक्वल्स टू ब्लैंक। ठीक है, मैं अब यहां पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए एक दूसरा टैब ओपन हो गया है। पहला आपका टैब बंद नहीं हुआ, दूसरा टैब ओपन हो गया जिसमें आपका फॉर्म यहां पे आपने ओपन कर लिया। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा टारगेट का मतलब क्या होता है। तो यहां पे आप देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ओपन द लिंक्ड डॉक्यूमेंट इन द सेम फ्रेम एज इट वॉज क्लिक्ड, इट इज बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट है, जैसे हमारा नॉर्मली क्लिक होकर के ओपन होता है दूसरा पेज, वो वैसा ही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। चेंजेस किसमें आएंगे, ब्लैंक में। ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन न्यू विंडो और टैब, नए विंडो में या नए टैब में ओपन होता है जब हम लोग टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक यूज करते हैं। ठीक है, तो लगाने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं, ये एग्जांपल यहां पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, चलिए ये हमारे हो गए एचआरईएफ, टाइटल और टारगेट। अभी हमारा नेम एट्रीब्यूट बचा हुआ है, तो नेम एट्रीब्यूट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और नेम एट्रीब्यूट का यूज जैसे मैंने आपको यहां बताया था, इट इज यूज टू क्रिएट इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, तो जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है टाइप ऑफ लिंकिंग, यहां पे एक्सटर्नल लिंकिंग और इंटरनल लिंकिंग दोनों है। तो अब मैं आपको नेम एट्रीब्यूट का यूज यहां पे कैसे हो रहा है और क्या होता है वो आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो पहला है यहां पे एक्सटर्नल लिंकिंग। ऑन क्लिकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग वी यूज टू रीडायरेक्ट टू अदर वेब पेज और डॉक्यूमेंट, यानी जैसा हम लोग अभी तक लिंकिंग कर रहे हैं ये वही है। सिंपल सा क्या करना है, एचआरईएफ लगाना है, पेज का नाम लिखना है और ए क्लोज कर देना है, बीच में वो टेक्स्ट लिखना है जिसपे मुझे लिंक लगाना है। ठीक है, तो जैसा अभी तक चल रहा था सेम टू सेम वैसे ही है। कैसा चल रहा था ये देखते हैं कि मैंने इस पे क्लिक किया और एक दूसरा पेज ओपन हो गया, यानी मैं अपना पेज छोड़ करके किसी दूसरे वेब पेज पे चला गया। तो ये हमारी होती है एक्सटर्नल लिंकिंग, जिसमें हम लोग कोई दूसरा पेज ओपन करते हैं यूजिंग हाइपरलिंक। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अब चेंजेस किस में आते हैं, इंटरनल लिंकिंग में। इंटरनल लिंकिंग थोड़ा नया कंसेप्ट है। नया कंसेप्ट ये है कि यहां पे हम लोग किसी दूसरे पेज पे नहीं जाते हैं, हम लोग रहते हैं अपने ही पेज पे लेकिन किसी दूसरे सेक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर आपको यहां पे चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए ओके, तो यहां पे आप एक वेब पेज देख रहे हैं जिसमें मैंने कुछ टेक्स्ट फिल कर दिए हैं रैंडम से, और यहां पे लिखा हुआ है ऊपर टॉप सेक्शन, यानी ये टॉप सेक्शन है, और मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे बॉटम सेक्शन में भी यहां पे जा सकता हूं। ठीक है, और यहां पे एक
मैंने नीचे एक और लाइन लिखी है जिसमें लिखा हुआ है गो टू बॉटम, यानी यहां पे आप क्लिक करके ऐसी फैसिलिटी बनाएंगे कि जो नीचे वाला सेक्शन दूसरा आप बॉटम सेक्शन में पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जो इंटरनल लिंकिंग कंसेप्ट है यहां पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि ऑन क्लिकिंग इंटरनल लिंक वी यूज टू रीडायरेक्ट टू अदर सेक्शन ऑफ सेम पेज, यानी एक ही वेब पेज में, जैसे ये मेरा एक पेज है, मुझे नीचे जाना है तो मैंने कहीं पे क्लिक कराया और मैं खटाक से जो है नीचे वाले सेक्शन में यहां पे आ जाऊंगा। तो ये अगर फैसिलिटी आपको क्लिक करनी बनानी है तो आप वहां पे इंटरनल लिंकिंग का यूज करेंगे। कैसे करना है तो मैं वो चीजें आपको यहां पे बता रहा हूं। ठीक है, उसके लिए हम लोग नेम एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और एचआरईएफ एट्रीब्यूट दोनों का यूज करेंगे। जो एक्सटर्नल लिंकिंग होती है उसमें हम लोग केवल एचआरईएफ का यूज करते हैं और जो इंटरनल लिंकिंग होती है उसमें हम लोग नेम और एचआरईएफ दोनों का ही यूज करते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे आते हैं। ये मेरा वेब पेज है, सेटअप मैंने बनाया है, अब इस पे मैं काम करता हूं। यहां पे आए और सबसे ऊपर देखिए ये, तो अभी मैंने यहां पे नॉर्मल सा एक ए टैग बना रखा है। मैं सब यहां पे दूर दूर कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे। यहां पे मैंने ए टैग बना रखा है, यहां पे लिखा हुआ है गो टू बॉटम। ठीक है, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा। मैं कैसे जाऊंगा भाई, मेरे पास यहां पे कोई दूसरा पेज तो है नहीं कि मैं वहां पे चला जाऊं, मैं वहां पे .html करके यहां कोई लिंक लिख दूं। तो मैंने यहां लिखा href। ठीक है, अब अंदर जाने कहीं और तो जाना नहीं मुझको, यहां पे मैं क्या वैल्यू दूंगा। ठीक है, यहां पे मैं एक नेम देख कर रखूंगा अपने बॉटम सेक्शन को। यहां पे गए और अपने बॉटम सेक्शन को यहां पे चाहे तो आप इसको नेमिंग दे दीजिए, चाहे तो आप इसको नेमिंग दे दीजिए, नहीं h1 को मत दीजिए, इसी को दे दीजिए। ठीक है, यहां पे गए, मैंने यहां लिखा ए में, यहां पे आकर के, तो यहां पे मैं लिखूंगा नीचे आकर के ए में नेम इज इक्वल्स टू बॉटम। ठीक है, ये मैं नीचे वाले जो हाइपर लिंक है यहां पे, इस पे मैंने नेमिंग कर दी कि नेम इज इक्वल्स टू बॉटम, यानी इसको एक नेम दे दिया बॉटम। ठीक है, तो मेरे पास जब दूसरा वेब पेज नहीं है तो मैं यहां पर आऊंगा, एचआरईएफ में लिखूंगा हैश यूज करूंगा, हैश और बॉटम जो मैंने नीचे नेम दिया है। ठीक है, ये यानी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा वेब पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा तुरंत नीचे की साइड, यानी बॉटम सेक्शन ऑफ द पेज मेरा तुरंत ओपन हो जाएगा, मुझे स्क्रॉल डाउन करने की नीड यहां पे नहीं है। ठीक है, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं आप लोगों को। यहां पे आए, ये देखिए ये ब्लू हो गया, मैंने क्लिक किया, देखिए तुरंत मेरा वेब पेज नीचे आ गया। ठीक है, तो ये इंटरनल लिंक हो गई। और ऐसे अगर मुझे नीचे से ऊपर साइड जाना है तो मैं यही अपोजिट भी कर देता हूं। लाइक यहां पे भी हम लोग एचआरईएफ लगा सकते हैं, मैं लगाया href इज इक्वल्स टू, और नेम क्या देना है, नेम जो ऊपर मैंने यहां पे सेट किया है। अब इस सेक्शन को मैं, क्योंकि ये टॉप सेक्शन है, मैं यहां पे नेम दे देता हूं, नेम इज इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया टॉप। ठीक है, और इस टॉप को नीचे से मैं कॉल कर लूंगा। यहां पे आए, इधर मैं लिख दिया हैश टॉप। ठीक है, लाइक दिस, सेव कर दिया और ये मैंने यहां पे रख लिया। इसको रन करते हैं हम लोग। यहां पे ये देखिए, अगर मुझे टॉप से बॉटम पे जाना है तो मैं लिखूंगा गो टू बॉटम, मैं क्लिक किया, मैं बॉटम पे आ गया। और अगर मुझे बॉटम से टॉप पे जाना है तो मैं क्लिक करूंगा टॉप। ठीक है, इस तरीके से टॉप और बॉटम आप किसी भी तरीके से यहां पे मूव कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट इंटरनल लिंकिंग का। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट भी आपको प्रॉपरली समझ में यहां पे आ गया होगा। ठीक है, एक पॉइंट और है कि हम लोग किसी इमेज को लिंक कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं किसी इमेज पे लिंक कैसे कन्वर्ट करूंगा या उसको इमेज को कैसे लिंक बनाऊंगा। तो अब ये सारी चीजें मैं हटा देता हूं, सारा पेज नॉर्मल कर देता हूं, एकदम जैसे पहले था, सब हटा दिया। ठीक है, और यहां पे मैं एक इमेज कॉल कर लेता हूं फिर से, जो मैंने पहले की थी, लोगो, src इज इक्वल्स टू लोगो .jpg। ठीक है, बस नॉर्मल इमेज रखते हैं और विड्थ लगा देते हैं इसमें ताकि छोटी रहे, इतनी बड़ी इमेज ना रहे हमारी। यहाँ पे गए और मैंने लगा दिया 200 इसकी साइज। आप यहाँ पे आउटपुट देखिए, तो इस तरह का बेसिक सा आउटपुट आपको यहाँ पे आया हुआ है। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक BR। ठीक है, अब किसी भी इमेज या किसी भी कंपोनेंट पे अगर आपको हाइपरलिंक लगाना है
तो सिंपल सा है, जो भी आपका कंपोनेंट है उसके ऊपर आगे पीछे यानी उसके पेरेंट में हम लोगों को एंकर टैग सेट करना होगा। कैसे करना है, यहां पे आते हैं। ये एंकर टैग था, जैसे मान लो आपको अगेन बॉटम पेज पे जाना, मैं अभी लिंकिंग चेंज कर दूंगा। तो क्या करना है, इस इमेज के ऊपर आपको एंकर टैग लगाना है। एंकर टैग ये लगा, ठीक है। फिर आप यहां पे एंकर टैग क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं एक लाइन में, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको एंटर करके इस तरीके से, लाइक, ठीक है। अब यहां पे आएंगे हम लोग, सिंपल सा HREF लगाएंगे, HREF। अब मेरे पास एक दूसरा पेज है इंडेक्स, वहां पे मैं लिंकिंग करा देता हूं इस तरीके से। और अब इसको हम लोग चेक करेंगे। यहां पे गए तो यहां पे आते हैं, आप देखिए आपकी इमेज के ऊपर भी ये फिंगर का साइन आ गया, ठीक है। फिंगर पॉइंट आपका यहां पे पॉइंटर, फिंगर पॉइंटर बन गया। इस पे मैंने क्लिक किया तो मेरा पेज हो गया रिडायरेक्ट फॉर्म में। क्लियर, ये भी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैसे लिंकिंग हमें करनी है इमेज के ऊपर, ठीक है। एक पॉइंट और आप समझिए कि अगर आपको लिंकिंग करनी, अभी तो मैं सारे वो पेजेस यूज कर रहा हूं जो मेरे पास लोकल रखे हुए हैं, लेकिन अगर आपको कोई वेबसाइट कॉल करानी है तो आप लोग कैसे करोगे, ठीक है। मैं आपको ये भी करके दिखाता हूं। तो आप यहां पे देख रहे हैं मैंने एक फ्लिपकार्ट का पेज ओपन किया है। आपको क्या करना है, जो मैंने लोकल अभी वेब पेज बनाया था छोटा सा, इस पे क्लिक करा करके आपको फ्लिपकार्ट का पेज ओपन करना है, ठीक है। तो कैसे ओपन करेंगे देखते हैं, यहां पे आते हैं। सिंपल सा क्या करना है, आपको जिस पे भी आपने लिंक लगाया, लाइक इस इमेज के ऊपर ही लिंक लगाया, मैं इसे बता दूं, इस इमेज के ऊपर ही आपने लिंक लगाया। आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है www.flipkart.com। देखते हैं क्या ऐसे इमेज ओपन होती है। यहां पे गए और रिफ्रेश किया पेज को मैंने, तो अब आपका यहां पे लिंक बना हुआ है। देखते हैं भाई ये ओपन होता है कि नहीं। मैंने क्लिक किया और ये पेज यहां पे ओपन नहीं हुआ। क्यों नहीं ओपन होगा, ध्यान दीजिएगा। जब भी हम लोग किसी भी वेब पेज को जो कि नेट पे अपलोडेड है उसको मुझे लिंक कराना है, तो सिर्फ www.flipkart.com या google.com लिखना इतना ही सही नहीं है, इतना कंप्लीट नहीं है, ठीक है, इतना इनफ नहीं है। इसके लिए मुझे इसका पूरा URL यहां पे लिखना पड़ेगा। कैसे, यहां पे जाते हैं और फ्लिपकार्ट पे जाते हैं। जब फ्लिपकार्ट में आऊंगा यहां पे, और जब मैं इसको यहां पे इस डबल क्लिक करूंगा तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे इसका पूरा URL आपको दिख रहा है, ठीक है। मैं इस पूरे URL को कॉपी करूंगा और यहां पे इस तरीके से मैं यहां पे इस पे पेस्ट कर दूंगा, लाइक दिस, ठीक है। तो ध्यान रखना, इतना आपने पहले लिखा था, लेकिन किसी भी URL को ओपन करना है जो कि नेट का कोई वेब पेज है, कहीं किसी वेबसाइट का वेब पेज है या कोई वेबसाइट है, तो आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, HTTPS हो या HTTP हो :/ फिर आपको इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो अब इस तरीके से आपका पूरा लिंक कंप्लीट है। आपको जब अभी आप क्लिक करोगे तो अब आपका पेज यहाँ पे फ्लिपकार्ट ओपन होगा। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, रिफ्रेश करते हैं और अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अब आपका यहाँ पे सक्सेसफुली पेज ओपन हो गया, ठीक है। आई होप ये आपको कंसेप्ट अब समझ में आ गया होगा और आपको ध्यान में भी रहेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिंकिंग का एक क्वेश्चन और है कि भाई हम लोग एक ईमेल लिंक कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट ईमेल लिंक, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है, यहां पे सिर्फ एक कीवर्ड यूज करना है मुझको, मेल टू, ठीक है। कैसे करना है, मतलब क्लिक करके मैं मेल कर सकता हूं, यानी मैं उसमें मेल को जोड़ सकता हूं। तो क्या करना है, जैसे ये है AHREF और जिस भी ईमेल आईडी पे मुझे मैसेज भेजना है उसके ऊपर बस ये लगा देना है मेल टू, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको करके दिखाता हूं। मैं इसी ईमेल आईडी को ही यूज कर लूंगा। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इस बार मैं कोई नॉर्मल सा टेक्स्ट ही लिखा रहने देता हूं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं गो टू मेल, ठीक है, या सेंड मेल, ऐसे लिख देता हूं, सेंड मेल लाइक दिस, ठीक है। तो इसका आउटपुट आपको कुछ अभी ऐसा दिखाई देगा। इसमें मैंने, हाँ, तो अभी कोई भी इस तरह का आउटपुट दिख रहा है, कोई इसमें मेल मैंने अटैच नहीं की है। चलते हैं यहाँ पे और लिखते हैं AHREF के अंदर पहला हमको देखना है मेल टू, इतना लिखना कंपलसरी और यहाँ पे कोलन लगाना है, ठीक है। इसके आगे मुझे वो ईमेल आईडी देनी है जिस पे मुझे मेल सेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसी की मेल आईडी लिख देता हूँ, लाइक यहाँ पे
मैं मेल आईडी जो यहाँ पे मैंने यूज़ किया info@kips.in यही लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया और मैं लिखा info@ क्या था ईमेल आईडी, kips.in लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे मैं जब इसको रन करूंगा तो किस तरह बिहेव करेगा ये आप देखते हैं। मैंने क्लिक किया तो ये देखिए मेल बॉक्स ओपन हो गया और वेलकम टू मेल। अब आपका यहाँ पे ऐड अकाउंट, ये सारा जो भी जहाँ जिसके थ्रू भी आप मेल करना चाहो तो ये सारा आउटलुक हो गया, गूगल, याहू, अब किसी भी थ्रू के आप ये मेल कर सकते हो, ठीक है। बस ध्यान रखना मेल टू यूज करने, मेल टू के थ्रू आप मेल तभी कर पाओगे जब आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टेड होगा। अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तो फिर आपका मेल नहीं हो पाएगा, बस यहीं पे आपकी फाइल आकर के रुक जाएगी और शायद में भी ये भी ना ओपन हो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा मेल टू। आई थिंक ये आपको अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको इसको यूज करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, हाउ टू इंपोर्ट ऑडियो एंड वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम आया भी था ये, ठीक है। ऑडियो वीडियो कैसे इंपोर्ट किया जाता है, उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे टेबल्स कैसे हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं हाउ टू इंपोर्ट ऑडियो वीडियो, ठीक है। तो सिंपल सा टैग है इसके लिए, हमारे पास ऑडियो टैग है ऑडियो के लिए, वीडियो टैग है वीडियो के लिए। तो क्या करना है, ऑडियो टैग इज यूज टू इंपोर्ट ऑडियो। कैसे करना है, ऑडियो में एसआरसी एट्रीब्यूट लगाना है और कोई ऑडियो मुझे यहाँ पे रखना है अपने पास और उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है ये। और वीडियो के लिए हमारे पास वीडियो टैग है और इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ये हमको यहाँ पे यूज करने हैं। देखो एसआरसी, कंट्रोल एंड ऑटो प्ले, लूप, ये चारों एट्रीब्यूट सेम आपके इसमें भी हैं, यही सेम एट्रीब्यूट्स आपके वीडियो में भी है, मगर वीडियो में दो एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा हैं, हाइट और विड्थ। ये मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए, लेकिन मैं जब नोट्स अपलोड करूंगा तो उसमें मैं इसको मेंशन कर दूंगा, हाइट एंड विड्थ, क्योंकि वीडियो ऐसी चीज है कि जो दिखाई देती है। जैसे ये वीडियो मेरी दिख रही है आप लोगों को, इसकी हाइट में बढ़ा सकता हूं, तो ये दो एट्रीब्यूट आपके वीडियो में और है, ठीक है। तो मैं फिलहाल आपको वीडियो पे डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास अभी कोई MP3 ऑडियो नहीं है, तो मैं आपको सेम डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो में ही आपको यहाँ पे करके दिखाता हूं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे गया और इसको मैंने सब क्लोज किया। चलिए तो यहाँ पे मैंने अपना टैग ओपन किया, वीडियो। किस तरीके से करना है वीडियो, सिंपल सा ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, यही सारी चीजें मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। मैंने लिखा वीडियो टैग और वीडियो को क्लोज कर देना। ये कंटेनर टैग है, बट हम लोग अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, इसके अंदर हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे। ऐसे ही ऑडियो में भी करना है, ऑडियो में भी मुझे कुछ नहीं करना है। अब इतना करने के बाद मैं इसमें जैसे जैसे एट्रीब्यूट्स लगाता जाऊंगा तो हमारा काम आगे होता रहेगा। पहला एट्रीब्यूट है एसआरसी, यानी दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई यूआरएल और लोकेशन ऑफ ऑडियो वीडियो, ठीक है। तो यहां पे गए, अगर ऑडियो है तो ऑडियो को लोकेशन आएगा, वीडियो है तो वीडियो को लोकेशन आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो है, तो ये देखिए मैंने अंदर से एक वीडियो कॉपी कर लिया और अब मैं इसको यहाँ पे अटैच करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे गए, मैं लिखा SRC और वीडियो का नेम है राम, ठीक है। मैं लिखा राम और ये MP4 है। जब आप ऑडियो इंपोर्ट करेंगे तो MP3 लिखेंगे और जब आप वीडियो इंपोर्ट करेंगे तो MP4, यानी या जो आपको क्वेश्चन में आपके फॉर्मेट दिया हो। तो मैंने यहाँ लिखा MP4, इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू सेट करी। देखते हैं अब क्या मुझे दिखता है। यहाँ पे मैं यहाँ पे गया और रिफ्रेश किया तो ये देखिए आपका इस तरीके से आपको वीडियो यहाँ पे शो होने लगा। अभी प्ले नहीं हो रहा है, मैं आपको प्ले भी करवाता हूं। फिर अब फिलहाल आपका वीडियो इतना ही रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका वीडियो कॉल हो गया। अब आगे और एट्रीब्यूट्स जो है उनका क्या क्या रोल है, ठीक है। सेकंड एट्रीब्यूट है हमारा कंट्रोल, यानी मुझे कुछ बटन्स मिल जाएंगे लाइक प्ले, पॉज और वॉल्यूम, इन सब के। यानी मैं वॉल्यूम कम कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं, ये सारी चीजें मैं कर सकता हूं, ठीक है। और प्ले पॉज के बटन्स मिल जाएंगे, ठीक है।
ये सारे कंट्रोल्स मैं वहां पे यूज कर सकता हूं कंट्रोल की हेल्प से, कंट्रोल एट्रीब्यूट्स की हेल्प से। ठीक है, तो अब मैं काम करता हूं, अपने वेब पेज पे आता हूं। सबसे पहले चीज तो हमको यहाँ पे इसकी हाइट विड्थ थोड़ी कम करनी पड़ेगी। जो दो नए एट्रीब्यूट्स की मैं बात कर रहा था, तो मैं इसी में जाता हूं, मैं यहाँ पे इसकी विड्थ कम कर देता हूं। मैंने लिखा विड्थ इज इक्वल्स टू, मैंने कर दिया ओनली 300। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आपकी जो इमेज है, सॉरी आपकी जो वीडियो है, वो आपको थोड़े छोटे एरिया में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, वो थोड़ी सी मिनिमाइज हो गई। ठीक है, अब मैं इसमें कंट्रोल लगाता हूं जिससे मुझे प्ले और पॉज के सारे बटन यहाँ पे मिल जाए। यहाँ पे गए, मैंने लगाया कंट्रोल्स, सेव कर दिया और रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे प्ले पॉज जैसे यूट्यूब में आपको दिखता है ना, उसी तरीके से सारे बटन यहाँ पे मिल गए। आप जब प्ले करेंगे तो इस तरीके से आपका सारा यहाँ पे प्ले हो जाएगा। और आप वॉल्यूम आप बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम कम करना चाहें तो आप वॉल्यूम कम कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। एनलार्ज करना है तो आप एनलार्ज कर लीजिए। ठीक है, और आपको वापस छोटा करना है तो आप एस्केप बटन प्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे सारे जो जैसे आपको यूट्यूब में ऑप्शन मिलते हैं, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे प्रॉपरली मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन से हमारे इसमें ऑप्शंस हैं। पॉज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, जरा से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑटो प्ले। ऑटो प्ले में क्या होता है, प्ले द वीडियो ऑडियो या वीडियो जो भी है आपका है, ठीक है, फाइल एज पेज इज लोडेड। जैसे ही मैंने पेज ओपन किया, अभी क्या है, अभी इसमें क्या हो रहा है, मैं जब इसमें आता हूं, मैं पेज पे डबल क्लिक करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो यहां पे पॉज रहता है। फिर मैं जब इसको प्ले करना चाहता हूं तो प्ले बटन प्रेस करूंगा, तब ये प्ले होगा। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूं, जब नया पेज ओपन हो तो वो खुद ही प्ले होने लगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहां पे फीचर यूज करेंगे ऑटो प्ले का, ऑटो प्ले। ठीक है, यहां पे कैसे लिखेंगे, जस्ट इसी के आगे और लगा देना है ऑटो प्ले। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, जैसे आप पेज को रिफ्रेश करोगे तो आपका जो वीडियो है या ऑडियो है जो भी आपने यूज किया है, वो आपका ऑटो प्ले हो जाएगा जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे। ठीक है, अब इसके बाद एक और आपका एट्रीब्यूट होता है लूप एट्रीब्यूट। लूप एट्रीब्यूट क्या करता है, रिप्ले द ऑडियो और वीडियो। जो भी हम लोग ऑडियो पे लगा रहे हैं या वीडियो पे लगा रहे हैं, इस एट्रीब्यूट को, आपका वीडियो या ऑडियो जैसे ही खत्म होगा वो तुरंत दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। आपके मतलब आपको कोई कमांड नहीं देनी है, वो तुरंत फिर से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे लूप एट्रीब्यूट इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और मैं यहाँ पे लूप एट्रीब्यूट भी लगा देता हूं, मैं लिखा लूप। चलिए अब इसको दोबारा एक बार पूरा आउटपुट चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे गए, मैंने रन किया, ये ऑटो प्ले थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है इसमें, लेकिन आपको इसी तरीके से लिखना है ऑटो प्ले। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन किस तरह आएगा ये आप समझ लीजिए पहले, कि भाई क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि ऑडियो इंपोर्ट करिए या वीडियो इंपोर्ट करिए, जिसमें आपको प्ले पॉज और ये सारे ऑप्शंस दिखने चाहिए। तो आपको वीडियो इंपोर्ट करना या ऑडियो इंपोर्ट करना, ये तो करना ही करना है, साथ में कंट्रोल भी लगाना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आया कि एक ऐसा वीडियो या ऑडियो इंपोर्ट करना है जो कि ऑटो प्ले हो, और पेज लोड होते ही प्ले हो जाए, तो आपको ऑटो प्ले भी लगाना पड़ेगा। और अगर ये बोला गया कि इसमें ये फीचर भी होना चाहिए कि वीडियो खत्म होने पे दोबारा रिप्ले हो जाए, तो उसमें आपको लूप फीचर भी लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको वहां पे कोड लिख के आना है। या आपको हो सकता है गैप फिलिंग कराया जाए, इस पे आपको डैश लगा दिया जाए, इस पे डैश लगा दिया जाए, तो वहां पे आपको गैप फिलिंग का काम भी करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग आउटपुट देख लेते हैं किस तरीके से है। सिंपल इस तरीके से अब आपको आउटपुट मिल रहा है। देखते हैं लूप फीचर काम करता है कि नहीं। यहाँ पे आते हैं, ये देखिए वीडियो मेरी खत्म हो गई और ये इस लूप फीचर की हेल्प से ये वीडियो फिर से स्टार्ट हो गई। यहाँ पे गए, ये देखिए वीडियो मैंने खत्म कर दी और लूप फीचर की हेल्प से वीडियो फिर से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही ये दो टैग है हमारे पास, ऑडियो और वीडियो। ठीक है, जिनमें सेम एट्रीब्यूट्स हैं और सेम एट्रीब्यूट्स सेम ही तरीके से बिहेव करते हैं ऑडियो और वीडियो के साथ। बस वीडियो में दो फीचर और दो एट्रीब्यूट्स और हैं, हाइट विड्थ, जिनसे हम लोग वीडियो की हाइट और विड्थ भी मेंटेन कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो आई होप ऑडियो वीडियो कैसे इंपोर्ट करना ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5।
जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेबल्स हम लोग कैसे बना सकते हैं HTML में और उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, हम लोग सारे के सारे अब यहां बैठ करके पूरे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज टेबल एंड हाउ टू क्रिएट टेबल इन HTML, ठीक है। तो टेबल होता क्या है? टेबल अरेंज डेटा इन रो एंड कॉलम एंड प्रोवाइड एन अट्रैक्टिव वे टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। यानी आपने देखा होगा हमेशा टेबल इस तरह का स्ट्रक्चर रखता है आपका, जिसमें हम लोग टेबल डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक प्रेजेंटेबल मैनर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेबल का स्ट्रक्चर। अब हम लोग टेबल HTML में क्रिएट कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं। कौन कौन से टैग्स हैं? हम लोग टेबल बनाते वक्त कौन कौन से टैग यूज करेंगे? देखिए, टेबल टैग, कैप्शन टैग, TR, TD, TH, ठीक है। 3 टैग एक्स्ट्रा होते हैं, उसके लिए मैंने अलग से क्वेश्चन बनाया है। T बॉडी, T हेड, T फुट, ठीक है, उसके लिए मैं अलग क्वेश्चन बनाया है। तो ये हमारे हो गए सारे टैग जो बेसिकली हम लोग जिनका यूज करेंगे। और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? बॉर्डर एट्रीब्यूट, BG कलर एट्रीब्यूट, बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, रो स्पैन एंड कॉल स्पैन, और V अलाइन। A अलाइन तो होता ही है, नॉर्मल अलाइन तो होता ही है, एक V अलाइन यहां पे एक और एट्रीब्यूट हम लोग यूज कर सकते हैं टेबल में, ठीक है। अब एक एक एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ते हैं। पहला एट्रीब्यूट है बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट बॉर्डर अराउंड द टेबल। तो अब आपको समझाने के लिए पहले मैं यहां पे छोटा सा टेबल बना दूं, फिर मैं आपको सारे एट्रीब्यूट यहां पे बताऊंगा, ठीक है। चलिए, क्या करना है, किस तरीके से आपको बनाना है, वो चीज हम लोग देखते हैं। लाइक ये मैंने यहां पे एक छोटा सा, जैसे हम लोग चलो एक काम करते हैं, इसी टेबल को हम लोग यहां पे यूज करके देख लेते हैं, ठीक है। यहां पे एक टेबल है, ये आपको टेबल दिखाई दे रही है, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, जिसमें रो की बात करें तो कितने रो हैं? ये रो हैं 1, 2 और 3, ये आपको 3 रोज दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने टेबल में 3 TR बनाएंगे, ठीक है। बेसिक हमारा टेबल स्टार्ट हो रहा है, एकदम ऊपर से स्टार्ट होगा टेबल, फिर टेबल के अंदर 3 TR बनेंगे, TR1, TR2 और TR3। फिर डेटा किसके अंदर रखा रहता है? वो होता है आपका TD, यानी टेबल डेटा। TR के अंदर लोग TD लगाएंगे या TH लगाएंगे, तो हर एक TR के अंदर 2-2 TDs, या एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, यानी बेसिकली हमारा स्टार्ट होगा टेबल से, टेबल के अंदर 3 TR लगेंगी और हर एक TR के अंदर 2-2 TD आपके यहां पे इस तरीके से सेट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं HTML पे, सेम टू सेम। ऐसा नहीं रखेंगे, थोड़ा सा बदल देंगे इसको, ठीक है। यहां पे आते हैं और देखिए, मैंने लिखा टेबल और टेबल क्लोज, ठीक है। फिर यहां पे आते हैं टेबल, मैं यहां पे एंडिंग भी कर देता हूं टेबल की। अब टेबल के अंदर आते हैं हम लोग, मैं लिखा TR यानी टेबल रो, और TR भी क्लोज कर दिया। अब हर एक TR के अंदर आपको अगर 2 कॉलम्स बनाने हैं या 4 बनाने हैं तो आप उतने TDs लिखोगे या TH लिखोगे, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहां पे TD लिखता हूं, मैं लिखा TD, एक TD हो गया, फिर आपका एक और TD हो गया, ठीक है। ये अब आपका पहला सेल है, ठीक है। इसके अंदर आपने लिखा लाइक नेम, ठीक है, नेम। दूसरा आपको सेल बनाना है तो एक और TD लगा दीजिए, यहां आप लिखेंगे क्लास। एक और आपको सेल बनाना है तो आप एक और TD लगा दीजिए, यहां पे आपने लिखा सिटी, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी तक का क्या आउटपुट आया वो हम लोग देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको। ये देखिए टेबल तो बन गई, लेकिन कहीं भी कोई लाइन शो नहीं हो रखी है अभी, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर बना है, अभी कोई लाइन शो नहीं हो रही, क्योंकि मैंने अपने टेबल में यहां पे कोई भी बॉर्डर वगैरह नहीं सेट किया है, ठीक है। अब मैं एक TR और बना देता हूं, पहले यहां पे गए, एक TR और बनाया, फिर इसमें मैंने नेम लिखा लाइक राम, क्लास दे दिया 10 और सिटी दे दिया कानपुर, इस टाइप से, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं फिर से, ये आपका इस तरह का डेटा दिख रहा है, नेम सिटी एंड क्लास सिटी, आपको यहां पे उनका नेम दिख गया। अब इसमें हम लोग फीचर्स ऐड करते हैं। ये आपका जो टेबल बना है इसमें अभी तक कोई भी एट्रीब्यूट यूज नहीं हुआ है, ठीक है। अब एक एक करके मैं एट्रीब्यूट यूज करूंगा
और आपको चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। फर्स्ट एट्रीब्यूट हमारा है बॉर्डर, ठीक है। तो आपको अगर अपनी टेबल में बॉर्डर देखना है तो आप यहां पे लगाइए, सिंपल टेबल में जाइए, टेबल टैग में लगेगा, यहां पे आपको लिखना है बॉर्डर इज इक्वल्स टू, अगर आप 5 लिखोगे तो थोड़ी बॉर्डर की थिकनेस ज्यादा होगी, आप 1 लिखोगे तो थिकनेस कम होगी, तो मैंने यहां पे 3 दे दिया, ठीक है। तो बॉर्डर में हमेशा वैल्यू न्यूमेरिक होती है, ठीक है। यहां पे आए, रिफ्रेश करते हैं तो आपको इस तरह का बॉर्डर दिखने लगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज बॉर्डर कलर। अभी जो बॉर्डर आपका आया है वो इस टाइप का है, ग्रेइश का। मुझे इस पे कोई कलर देना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस पे कलर पे चले आते हैं हम लोग, यहां पे एक और एट्रीब्यूट लगाते हैं, बॉर्डर कलर इज इक्वल्स टू, बॉर्डर कलर इज इक्वल्स टू रेड, ठीक है। यहां पे गए और ये देखिए सारे बॉर्डर कलर्स, जितने बॉर्डर्स हैं वो रेड कलर में हो गए, क्लियर। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा बीजी कलर। जैसे हम लोग बॉडी में बीजी कलर लगा सकते हैं वैसे हम लोग इसमें भी बीजी कलर लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। लाइक मुझे फिलहाल पूरे टेबल को ही एक बीजी कलर देना है तो मैं यहां पे गया बीजी कलर। बीजी कलर तो लगा ही सकते हैं, इसके अलावा बैकग्राउंड जो एट्रीब्यूट होता है जो हम लोगों ने बॉडी में सीखा था, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट भी हम लोग इसमें लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बीजी कलर दे दिया और मैंने यहां लिख दिया ग्रीन, ठीक है। देखते हैं भी क्या आउटपुट आता है। ये देखिए पूरा बैकग्राउंड या जो पूरा बीजी है वो इस टेबल का, क्योंकि मैंने टेबल पे बीजी कलर लगाया है, वो ग्रीन हो गया और जो बॉर्डर्स हैं वो सारे आपके यहां पे रेड हो गए, ठीक है। अब और कुछ एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। ध्यान देना इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट बहुत आता है, सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग, ठीक है। क्या होता है सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग? तो द सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द बॉर्डर ऑफ द सेल। यानी ये जो आप टेबल यहां पे देख रहे हैं, मैं इसको और थोड़ा एनलार्ज कर दूं, ये देखिए यहां पे आपको जो टेबल दिख रही है ये सारे आपको ये बॉक्स बॉक्स टाइप के यहां पे दिख रहे होंगे, ठीक है। और एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स के बीच में कुछ डिस्टेंस है, यानी हर बॉक्स से हर बॉक्स के बीच में यहां पे कुछ आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो सेल स्पेसिंग होती है वो इस डिस्टेंस को हर एक बॉर्डर से, यानी हर दूसरे सेल के बॉर्डर से, यानी एक सेल दूसरे सेल से का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। करके देखते हैं हम लोग। यहां पे गए और मैंने लिखा सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग, ठीक है, इज इक्वल्स टू मैंने दे दिया लाइक 20, ठीक है। अब देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको, तो ये देखिए हर ये इन दोनों के बीच में जो गैप है, हर सेल का एक दूसरे से गैप आपको यहां पे इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। अगेन द सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन बॉर्डर ऑफ द सेल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या करता है? द सेल पैडिंग एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन एज ऑफ द सेल एंड इट्स कंटेंट। यानी जो कंटेंट है, ये जो लाइन लगी हुई है, ये लाइंस हैं, इनका और इसके कंटेंट के बीच में कितना गैप है ये स्पेसिफाई करता है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग यानी सेल पैडिंग इंटरनल गैपिंग देता है, सेल स्पेसिंग एक्सटर्नल गैपिंग देता है, ठीक है। चलिए यहां पे इसको करके हम लोग देखते हैं। यहां पे गए, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, बहुत ज्यादा हो गया ये। यहां पे मैंने कर दिया सेल पैडिंग इज इक्वल्स टू, मैं लिख दिया लाइक इसको भी 10 कर देते हैं, ठीक है। तो अब डिफरेंस क्या आएगा? अभी ये इस लाइन का अंदर जो कंटेंट लिखा है इससे कुछ खास गैप नहीं है, सबका सेम है। मैंने रिफ्रेश किया तो अब आप यहां देख रहे होंगे सबके अंदर का स्पेस बढ़ गया, यहां से लाइन से कंटेंट के बीच में स्पेस बढ़ गया, ठीक है। तो जो सेल पैडिंग होता है वो इंटरनल इनर साइड वर्क करता है, और जो सेल स्पेसिंग होता है वो दो सेल्स के जो बॉर्डर होते हैं उनके बीच में यहां पे वर्क करता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। लगते कहां है दोनों? दोनों ही टेबल के एट्रीब्यूट है, जिस तरह के मैंने यहां पे यूज किए हैं। सीधा टेबल टैग में ही आपको यहां पे सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग यूज आप कर सकते हैं। बाद बाकी जो और एट्रीब्यूट्स है वो अपना अलग अपना काम करते रहेंगे, यानी ये दोनों एट्रीब्यूट्स हमको टेबल में ही, टेबल टैग में ही यूज करने हैं। क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको ये। चलिए अब देखते हैं कुछ और एट्रीब्यूट्स।
दो एट्रीब्यूट और है हमारे यहां पे, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। क्या करता है ये? अगेन मान लो आपको इन दो सेल्स को आपस में मर्ज करना हो, तो ये लाइन आपको बीच से गायब करनी होगी, ठीक है। तो जब ये दो सेल आपस में मर्ज हो जाएंगे, ये दो सेल, तो ये सेल मर्ज होंगे आपके रो स्पैन की हेल्प से। जैसे मैंने रो स्पैन दिखाया, ये सेल आपके मर्ज होंगे इस तरीके से, वर्टिकली मर्ज होंगे रो स्पैन की हेल्प से। और अगर मान लो आपको इन दो सेल को मर्ज करना यानी हॉरिजॉन्टली, तो आपको यूज करना पड़ेगा कॉल स्पैन, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग इसका डेमो देखते हैं कोड में किस तरीके से यहां पे वर्क कर रहा है। आते हैं हम लोग यहां पे, और ये जितना भी है इसको मैं सब नॉर्मल कर देता हूं, ये सब मैं हटा ही देता हूं, इससे कोई फायदा नहीं अब, ठीक है। यहां पे मैंने नॉर्मल रखा है और यहां पे डेटा थोड़ा और बढ़ा देता हूं, मैं 1-2 TR और लगा देता हूं यहां पे, और डेटा मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं, ठीक है, लाइक दिस। अब मुझको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों सेल्स को मर्ज कर देना है या इन दोनों सेल्स को मर्ज कर देना है। आप वर्टिकली भी कर सकते हो और हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं यहां पे आपको कुछ चीजें करके दिखाता हूं। पहले मैं करता हूं रो स्पैन, यहां पे लिखा हुआ है, पहले मैं यूज करूंगा रो स्पैन को, ठीक है। क्या लिखा है रो स्पैन में? इट इज यूज टू मेक सेल बाय मर्जिंग टू और मोर रोज, यानी ये एक सेल बनाता है दो सेल्स को मर्ज करके, यानी इस तरीके से दो सेल्स को मर्ज करके ये एक सेल बना देगा, और वो जो एक सेल बनेगा उसकी पूरा एरिया एक ही होगा, ठीक है। यहां पे आपको दो सेल नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए क्या करना है, यहां पे आते हैं। यानी मैं अब क्या करने वाला हूं, मैं राम, ये इस राम को और इस राम को, ये जो दो नेम लिखे हैं इनको आपस में मैं यहां पे मर्ज करने वाला हूं, ठीक है। चलिए यहां पे आते हैं, देखते हैं क्या करना है। देखिए मैं रो स्पैन लगाऊंगा इस पे और लिख दूंगा, क्योंकि मुझे दो सेल्स को मर्ज करना है, मैं लिखूंगा रो स्पैन इज इक्वल्स टू 2। क्या लिखूंगा? रो स्पैन इज इक्वल्स टू 2। यहां पे आते हैं, मैं सबसे ऊपर वाले इस पे गया राम पे, और यहां पे आए मैं लिखा रो स्पैन इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश। तो ये देखिए इस वाले जो यहां पे डेटा था राम, उसने नीचे वाले को पूरा एक्वायर कर लिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले को पूरा एक्वायर कर लिया, यानी इसके टीडीज कितने हो गए? 1 2 3। इस टीआर के सेकंड टीआर के टीडी हो गए 1 2 और 3। लेकिन जो थर्ड टीआर था, ये इसके नीचे जो टीआर बना हुआ एक और टीआर, ये इसके पास भी अपने आप में तीन ही सेल हैं, लाइक 3 टीडी है, राम 10 और कानपुर। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो स्ट्रक्चर मेरा थोड़ा सा मिसमैनेज्ड हो गया है, इसको बैलेंस करने के लिए इस टीआर का जो ये राम वाला टीडी है इसको डिलीट करना पड़ेगा। यहां पे आए, यहां से इसको डिलीट कर दिया, क्योंकि इसका जो एरिया था वो इसने एक्वायर कर लिया, इसीलिए इसको अब यहां से हटाना पड़ेगा, तभी मेरा जो स्ट्रक्चर है वो मैनेज हो पाएगा। यहां पे गए, हटा दिया मैंने, और ये देखिए अब एकदम आपका ये सही हो गया, ठीक है। तो क्या करना है, ये सिंपल सा मैथ्स है। मेरे कुल मिला के एरियाज उतने होने चाहिए, यानी 3 1 2 3 1 2 3। पहले गड़बड़ हो रहा था, पहले क्या था 1 2 3 हो रहा था, और यहां पे 1 2 3 4 हो रहा था, इसीलिए ये गड़बड़ हो रहा था। मैंने अब दोनों को 1 2 3 यहां पे मैनेज कर दिया, क्योंकि इसका एरिया और इसका एरिया काउंट तो हो गई, तो ये दोनों एरिया एक ही में आ रहे हैं, तो फिर भी काउंटिंग हमारी 3 3 ही होनी चाहिए, ठीक है, तभी हमारा ये काम हो पाएगा, ठीक है। और अगर आपको इसको भी मर्ज कर देना है, यानी इसी के साथ इसको भी मर्ज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से दिखाता हूं आप लोगों को। अब जैसे मान लीजिए यहां पे इस वाले पूरे सेल ने इसको भी एक्वायर कर लिया, इसको भी मर्ज कर रहा है अपने साथ, तो यहां पे जो मैंने पहले रो स्पैन 2 लगाया था, अब मैं रो स्पैन यहां पे 3 लगा दूंगा। यहां पे गए रो स्पैन 3, ये मैं गया 3 लगा दिया, ठीक है। फिर से देखते हैं क्या स्ट्रक्चर बना होगा। यहां पे गए, रिफ्रेश, ये देखिए अगेन इसने पूरा मर्ज तो कर लिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा यहां पे राम लिखा था वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो मुझे अब इस वाले टीडी को हटाना पड़ेगा, तो ये वापस बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आते हैं, जो एक्स्ट्रा यहां पे राम लिखा हुआ है, ये टीडी फर्स्ट टीडी में, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। नाउ रिफ्रेश, ये देखिए, तो ये आपका बन गया रो स्पैन, ये हो गया आपका एग्जांपल ऑफ रो स्पैन, ठीक है। अब देखते हैं
कॉल स्पैन। मैं अब इन दो सेल्स को भी मर्ज करके दिखाऊंगा, फिर बाद में मैं इन तीनों को भी मर्ज कर दूंगा आपस में, ठीक है। चलिए ध्यान देना कॉल स्पैन कहां लगाना है। फर्स्ट टीआर में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सेकंड टीआर, ये जो 10 लिखा हुआ है ये सेकंड टीआर का है, तो मैं सेकंड टीआर में आकर के इसमें लगा दूंगा कॉल स्पैन 2। अगर मैं कॉल स्पैन 2 लगाऊंगा इसमें, तो ये अपने साथ साथ ये और आगे वाले सेल को आपस में मर्ज कर लेगा, ठीक है। तो देखते हैं, यहां पे आए और फर्स्ट पे में कुछ नहीं करना है, सेकंड पे आना है, इस पे लिखना है कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू 2। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये देखिए इसने पूरा एरिया कवर कर लिया, लेकिन जो इसका टीडी है, जो टीडी है वो तो मेरे पास अभी भी यहां रखा हुआ है, ये वाला, ठीक है। इसीलिए डेटा थोड़ा सा हमारा सही नहीं दिख रहा है, तो अब इसको मुझे यहां से हटा देना पड़ेगा। मैं यहां पे गया और इस कानपुर का टीडी यहां से हटा दिया, ठीक है। तो अब ये आपका इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर सही से मैनेज हो गया, ठीक है। यही काम एक बार यहां पे करके देखते हैं। यहां पे लगेगा आपका कॉल स्पैन 3, ठीक है, और 3 कॉल स्पैन लगाने के बाद मुझे इन दो सेल्स को डिलीट कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका पूरा यहां पे काम हो जाएगा। यहां पे गए और फर्स्ट रो थी अपनी ये वाली, हाँ इधर टीआर में, तो यहां पे मैं लगाया कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू 3 लगाने के बाद आउटपुट आपका ये आया। आपका ये एक्स्ट्रा डेटा आ रहा है, इस डेटा को यहां से हटा दीजिए, ठीक है, लाइक दिस। ये देखिए अब आपकी टेबल फिर से प्रॉपरली मैनेज हो गई, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था आपका कॉल स्पैन और रो स्पैन का। अब आप यहां पे जो भी डेटा चेंज करना चाहें वो आराम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा पॉइंट था कि हम लोग सेल्स को और कॉलम्स को किस तरीके से मर्ज कर सकते हैं यूजिंग रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। ये आई थिंक आपको कंसेप्ट अब एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और हमारे पास एट्रीब्यूट है अभी, वी अलाइन। वी अलाइन का हम लोग यूज कैसे करेंगे। रो स्पैन कॉल स्पैन का तो यूज आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं वी अलाइन। वी अलाइन का मतलब है वर्टिकल अलाइन। सिंपल जो अलाइनमेंट होता है वो हमको लेफ्ट, सेंटर और राइट देता है, लेकिन वी अलाइन हमको अलाइनमेंट देता है टॉप, मिडिल और बॉटम के ऑप्शन देता है, टॉप, मिडिल और बॉटम, ठीक है। तो यहां पे मैंने अभी आपको यहां पे सिखाया है कि किस तरीके से हम लोगों ने रो स्पैन का यूज किया है। अब आप देखिए यहां पे काफी गैप आ गया है। मैं चाहता हूं ये राम ऊपर की साइड है, मैं चाहता हूं ये राम सेंटर मिडिल में आए, या मैं चाहता हूं ये राम बॉटम पे आए। तो इसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, तो इस जगह हम लोग यूज कर सकते हैं वी अलाइन, ठीक है। तो ये राम जहां पे भी लिखा है उस पर्टिकुलर टीडी में, उस पर्टिकुलर टीडी में मैं वी अलाइन एट्रीब्यूट यूज करूंगा। यहां पे आते हैं और कहां लिखा है नेम, राम का कॉलम, हाँ ये रहा, कॉल रो स्पैन 3। यहां पे आए, मैं लिखा वी अलाइन इज इक्वल्स टू टॉप। अब देखते हैं क्या मिलता है। ये देखिए राम टॉप साइड में आ गया। फिर हम लोग लगाते हैं मिडिल, मिडिल में आ गया, और उसके बाद हम लोग लगाएंगे बॉटम। तो अब ये हमारा बॉटम में आकर के सेट हो गया, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी कैन यूज वी अलाइनमेंट एट्रीब्यूट्स, ठीक है, इन टेबल। जहां पे स्पेस है वो वहीं हो पाएगा। अब जैसे यहां पे इस जगह पे हम लोग वी अलाइन यूज नहीं कर सकते, यहां पे हम लोग नॉर्मल अलाइन यूज करेंगे लेफ्ट, राइट या सेंटर करने के लिए। क्लियर। चलिए तो ये हम लोगों ने यहां पे वी अलाइन एट्रीब्यूट भी सीख लिया है। आई थिंक ये सारे कंसेप्ट यानी पूरा एक बड़ा क्वेश्चन आपका यहां पे क्लियर हो गया। सारे फीचर्स लगभग हम लोगों ने टेबल के पढ़ लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो मैंने आपके लिए छोड़ के रखा था। ये भी एक्चुअली टेबल का ही पार्ट है, टी हेड, टी बॉडी और टी फुट, ठीक है। लेकिन इससे आपके टेबल स्ट्रक्चर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ये क्या करता है, ये बस आपके टेबल स्ट्रक्चर को डिवाइड करने काम में आता है। मान लो कभी क्वेश्चन आया कि विच एट्रीब्यूट इट इज यूज्ड टू डिवाइड
स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, तो वहां पे हम लोग इन स्ट्रक्चर, इन टैग्स की हेल्प से अपने टेबल के स्ट्रक्चर को डिवाइड कर देंगे बस, लेकिन आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, इनका यूज भी मैं आपको करके दिखाता हूं। तो यहां पे देखते हैं, ये मैंने अभी टेबल को अपने एकदम नॉर्मल कर दिया जैसे पहले थी। हमें क्या करना है, यहां पे टी हेड, टी बॉडी और टी फुट को यूज करके दिखाना है। ठीक है, आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, तो इसी कोड में आपको यूज कर दिखाता हूं। ये सिर्फ ये स्पेसिफाई करता है कि कौन सा पार्ट हेडर है, कौन सा पार्ट बॉडी है और कौन सा पार्ट फुटर है। ठीक है, तो क्या करना है हमको, जो पहला जो हमारा टी आर है वो टी हेड के अंदर डाल देना है। जो बॉडी है, ये जो बीच के पार्ट, बीच के सेल्स होते हैं उनको हम लोग बॉडी मानते हैं, इसको टी बॉडी में डाल देना है, और इन वाले पार्ट्स को, जो लास्ट मेरा टी आर है, उसको मुझे टी फुट में डाल देना है। तो सिर्फ कोड में चेंजेस होंगे, थोड़े से चेंजेस होंगे, लेकिन आउटपुट में कोई भी चेंजेस आपके नहीं होंगे। ठीक है, यहां पे आते हैं और पहला मैं यूज करता हूं टी हेड, तो अपने कोड में गया, जो पहला टी आर था इसके ऊपर मैंने एक और टैग लगाया टी हेड, और टी आर के बाद टी हेड क्लोज कर देते हैं, ये क्लोज कर दिया। ठीक है, नाउ सेकेंड टीआर और थर्ड टीआर, ये और ये, इन दोनों के ऊपर मुझे टी बॉडी लगाना है। यहां पे गए टी बॉडी, और एक दो टीआर यहां पे टी बॉडी क्लोज, लाइक दिस। ठीक है, चलिए अब थर्ड है अपना टी हेड नहीं है, सॉरी ये टी फुट है, मैं इसको सही कर दूंगा, ये टी हेड नहीं है, ये टी फुट है। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, मैं यहां लिख देता हूं टी फुट। ठीक है, और लास्ट में इधर टी फुट क्लोज, लाइक दिस। ठीक है, तो क्या हम लोगों ने किया नया काम इसमें, सिर्फ जो पहला टीआर था वो टी हेड के अंदर डाल दिया, जो बीच के टीआर थे यानी सेकंड लास्ट से और सेकंड से, ये दो टीआर टी बॉडी में डाल दिया, और आखिरी टीआर ये टी फुट में डाल दिया। तो क्या इससे कोई कोड में या कोई आउटपुट में चेंजेस आ रहे हैं? रिफ्रेश किया तो चेंजेस कुछ भी नहीं आएंगे। ये जस्ट आपको पास अगर क्वेश्चन आए कि विच टैग्स आर यूज टू डिवाइड स्ट्रक्चर ऑफ टेबल्स, ठीक है, टेबल के स्ट्रक्चर को कौन सा टैग डिवाइड करता है, मतलब अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकता है, तो उसके लिए है टी हेड, टी बॉडी और टी फुटर। ठीक है, टी फुट। क्लियर हो गया? सिंपल सा यहां पे लिखा है, दिस इंडिकेट्स दैट ग्रुप ऑफ रोज एज हेडर, ये इंडिकेट करता है एज बॉडी या मेन पार्ट ऑफ, ये इंडिकेट करता है एज अ फुटर। बस इसका इतना ही रोल है। इसके अलावा अगर आप इसमें कोई एट्रीब्यूट वगैरह यूज करोगे, लाइक आपने कोई बीजी कलर वगैरह डाल दिया, तो क्या करेगा इस पूरे सेक्शन में वो बीजी कलर सेट कर सकता है। बट अगर मुझको बीजी कलर सेट ही करना है तो नॉर्मल टीआर पे भी मैं बीजी कलर सेट कर सकता हूं, तो वो तब भी वही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसको लगाने या ना लगाने से कोई भी हमारा आउटपुट में चेंजेस नहीं आते हैं। ये सिर्फ अगर ये क्वेश्चन आता है कि विच एट्रीब्यूट इज यूज टू डिवाइड स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, और आपको ऑप्शंस में ये दिख रहे हैं, ठीक है, तो आप इन पे टिक कर सकते हैं, या आप इनका नाम लिख सकते हैं अगर विदाउट ऑप्शन का क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये हमारा यहां पे जो चैप्टर 4 है उसके सारे नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। पूरा मैंने आपको एक सिंगल वीडियो में पूरा समझा दिया है कि किस तरीके से हम लोगों को ये चीजें पढ़नी है, करनी है। ठीक है, और यहां पे आपका HTML का पार्ट भी खत्म हो गया है। आई होप ये पूरा वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक एक चीज मैंने बहुत अच्छे ढंग से एलेबरेट करने की कोशिश की है। ठीक है, इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें फॉर्म के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग HTML फॉर्म वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नोट्स सब आपको चाहिए तो नीचे ऐप पे जाकर के आप, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मैंने दे दिया, वहां पे जाकर के ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से आप जो नोट्स हैं वो भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।